हेलो गाइस, वेलकम इन आवर चैनल स्टडी विद हिस्ट्री फ्रीडम। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो यूपी क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 100% चांसेस हैं कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्राई इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर एथनाइक एसिड H2S एंड प्रोपेनॉन F2। सो एथनाइक एसिड मतलब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3COOH होता है। सो इसका हम बहुत ही ईजिली ये दो मेथड से हम करते हैं। ठीक है, दो मेथड्स हैं जिससे हम आसानी से कर सकते हैं। सो द फर्स्ट तरीके से करते हैं जो बहुत ही सिंपल है। सो अभी देखते हैं कि सी एक तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, H नाउ कार्बन्स की बैलेंसी पूरी हो गई है। सो यहाँ पे एक कार्बन का आइटम आएगा और उसके बाद O मतलब ऑक्सीजन है ना, और एक और O मतलब ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। ओके, अब देख लेते हैं इसकी बैलेंस अगर पूरी हो गई हो तो ठीक है। कार्बन की एक ये देखिए, एक ये एंड ये देखिए बैलेंसीज। अब देख लेते हैं इसकी कार्बन्स की पूरी हैं तो ये एक बैलेंसी ये एक बैलेंसी ये, तो कार्बन की बैलेंसी 4 होती है बिकॉज है ना। और यहाँ पर देख ले एक बैलेंसी ये, एक बैलेंसी ये, एक बैलेंसी ये, यहाँ पे तो ये दोनों कार्बन्स की बैलेंसी पूरी है। तो यहाँ पे अब हाइड्रोजन लगाते हैं बिकॉज पहले से CH3 है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया हमने। ओके, यहाँ पे तो एकदम सही हो गया। अब ये 1 2 3 4 ठीक है। सो अब ऑक्सीजन की बैलेंसी 1 2 3 4 ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ गए और बैलेंसी जो ऑक्सीजन की होती है वो 6 होती है बिकॉज हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 8 होती, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हीलियम को निकाल दे तो अब ये जो 2 8 होता है तो वहाँ पे 6 आएगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन की बैलेंसी जो 6 है यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ये मिलाकर मतलब 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। अब 7 8 तो यहाँ पर भी पूरी हो गई है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन इसकी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 1 2 3 4 एंड 5 6 अब 7 एंड 8 ठीक है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन पूरी, अब ये हाइड्रोजन की पूरी। अब देखते हैं, ये तो ओनली मतलब सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक है, या तो फिर यहाँ पे इसी तरह कर लेते हैं। ओके ना, मतलब ये ऐसे इस तरह से है ना, एंड हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। अब कार्बन की पूरी बैलेंसी हो जाएगी 8 एंड नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ ये हो गई इस कार्बन की बैलेंसी। ओके, ये हो गई ऑक्सीजन की बैलेंसी। अब नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गई ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन की। और अब सिंपल स्ट्रक्चर मतलब कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये C एंड H एंड कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, या तो फिर सिंपली हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये फर्स्ट हो गई। अब हम H2S की देख लेते हैं। ओके, दैट्स क्लियर। एथनाइक एसिड बहुत ही ईजिली आप ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ अब H2S की देख लेते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल है। पहले सिंपल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, S एंड S बिकॉज H और हाइड्रोजन बिकॉज ये सल्फ़र है ना, तो सल्फ़र का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। ओके, सो इसको 16 एंड 18 करने की ज़रूरत है, तो इसको 2 एटम्स मतलब 2 एटम्स चाहिए। ओके नाउ, तो फिर ये इसकी कितनी हुई 1 2 एंड 3 4 5 6। जब हाइड्रोजन का एक ये और ये ठीक है एटम जब जोड़ दिए तो हाइड्रोजन अपना यहाँ से कर लेगा और सल्फ़र अपना फुल इस तरह से कर लेगा, इस तरह से। अब तो सिंपली ऐसे
इस तरह से सल्फर एंड H। ओके कंप्लीट H2PS। ओके अब प्रोपेनॉन का भी इसी तरह से कर देते हैं, जो कि एक कीटोन ग्रुप से है, मतलब CH3COCH3। सो इसका मतलब ये कार्बन एक एटम लिया, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन 3 लगाए जो उसमें लगे थे, मतलब जैसा है वैसा करते रहे। अब कार्बन को जोड़ दिया, अब यहाँ पर ऑक्सीजन को भी जोड़ दिया। ओके नाउ फिर कार्बन एटम को जोड़ दिया, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा दी। बहुत ही सिंपल है, आप इजीली इसको कर सकते हो। और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ अब बैलेंसिंग चेक कर लीजिए इसकी। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये दोनों कार्बन की बैलेंसी पूरी हो गई। और इस कार्बन की देखिए 1 2 3 4, ठीक है। ये तीनों कार्बन की बैलेंसी पूरी है। अब हाइड्रोजन ये 1, इसका भी 1, इसका भी 1। ये ऑक्सीजन इसकी मतलब आपको बता सकते हैं कि 6 होती, तो ये 2 एंड मतलब जो मैंने एक्सप्रेस यहाँ पे नहीं की है, या तो हम इजीली इस तरह से कर सकते हैं या फिर यहाँ पे बना देते हैं इस तरह से, ये 4, ठीक है। अब और ये इसके 2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का एक, तो अब इस तरह से बना लेंगे। और हाइड्रोजन का ये। ओके नाउ बहुत ही इजी ट्रिक है ये, और इसी तरह से आप लोगों को कर लेना है। हाइड्रोजन की ये हाइड्रोजन का यहाँ पे, और ये अब इससे पूरा लेंगे बिकॉज 8 होने चाहिए इसके लिए। इतना समझ में आया, प्रोपेनॉन का हो गया कीटोन ग्रुप। अब ठीक है, अब देखते हैं आगे। सो अब F2 का देख लेते हैं, जो फ्लोरीन है, जिसमें डबल फ्लोरीन है, मतलब ये एक फ्लोरीन है और एक ये फ्लोरीन है। तो अब फ्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 9। ओके सो जब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो इसमें 9 से जब हम -2 कर देंगे तो कितना आ गया 7, मतलब इसकी बैलेंसी 7 हुई। तो इसको ओनली एक एलिमेंट चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, बिकॉज 2 इसमें माइनस की, बिकॉज ये सेकेंड में आता है, ठीक है। एक बार हम यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। देखिए F2,7, ओके एंड ये देखिए यहाँ पे प्रोटॉन्स हैं, और ये फर्स्ट में 2 एटम्स आ गए। अब सेकेंड में 1 2 3 4 5 6 एंड 7, देखिए 9 हो गए। तो ये जो बाहर वाले में आउट सेल्स मतलब आउटर सेल में आए वही इसकी बैलेंसी होगी। सो 7 इसकी बैलेंसी है, तो इसके लिए और इसे ऐड करने हैं तो 1 ही इसको चाहिए। तो 1 हम एक फ्लोरीन से दूसरे फ्लोरीन के भी 1 चाहिए, तो उससे हम इजीली ले सकते। तो यहाँ पर इसकी लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब जब इसके एक कम्बिनेशन कर देंगे तो हम इजीली इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। तो 8 इसका ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा, इसका भी, और ये एकदम सही है। तो जो इन चारों मतलब ये जो कराए हैं, इनमें से इम्पोर्टेंट कौन सा है वो देखिए। तो स्टूडेंट्स जो इम्पोर्टेंट है सबसे, तो वो H2S है एंड एथनोइक एसिड है। अब इन दोनों में से कोई एक ज़रूर आएगा 2021 के पेपर में, आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, और एक्सप्लेन एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विथ एग्जांपल। हमें एलिफेटिक
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताना है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताना है एग्जाम्पल के साथ। देखिए स्टूडेंट्स, ये 2020 में आया और एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो स्टूडेंट्स, मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ओके, हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं, एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सो एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? देखिए, सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एल्केन और पैराफिन्स। जो सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हें एल्केन कहते हैं और या फिर पैराफिन्स कहते हैं। तो ऑल द कार्बन एटम इन दीज आर बॉन्डेड थ्रू सिंगल बॉन्ड, मतलब जो वो कार्बन एटम्स जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हों, मतलब इनमें सिर्फ कार्बन एटम हो और वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों, उन्हें एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं या फिर एल्केन या पैराफिन्स कहते हैं। तो फिर एक और इसका जो जनरल फार्मूला है, द जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स CnH2n+2, और जो इसके पीछे सफिक्स लगता है, मतलब हिंदी में इसको प्रत्यय कहते हैं, वो एन होता है। मतलब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 2 है, मतलब n यहाँ पर 2 है, जो कि CnH2n, यहाँ पे n की जगह 2 रखनी है, ठीक है, मतलब वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। तो अब एक बार रख लीजिए, तो इक्वेशन बनेगी C2H2 × 2+2, ओके, C2H4+2 मतलब C2H6। सो इसका नेम हो जाएगा एथेन। अब स्टूडेंट्स, एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देख लेते हैं। तो दोज कंपाउंड्स इन विच एट लीस्ट वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मतलब अगर कार्बन एटम्स के बीच में या तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो उन्हें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। मतलब ये 2 टाइप्स के होते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन्स को हम ओलेफिन्स भी कहते हैं और एल्काइंस को हम एसिटिलीन भी कहते हैं। तो हम एल्कीन्स को फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि इसका ये क्या होता है और इसका क्या यूज़ है, उसका जनरल फार्मूला क्या है। सो एल्कीन्स या फिर ओलेफिन्स, दोज हाइड्रोकार्बन्स विच हैव एट लीस्ट वन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्कीन्स और ओलेफिन्स। इसका मतलब है वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम कार्बन्स के बीच में 2 बॉन्डेड एटम्स हों, ठीक है, तो उसे हम एल्कीन कहते हैं। और इसका जनरल फार्मूला क्या है? एल्कीन का CnH2n है ना। और एग्जांपल के साथ ये देखिए, नंबर ऑफ एल्कीन मतलब नेम ऑफ एल्कीन एथेन एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसमें अगर 2 रखें इसकी जगह n की जगह, तो फिर C2H4 मिलेगा हमें, उसे हम एथीन बोलेंगे, ठीक है। ओके, नाउ जो एल्काइंस या फिर एसिटिलीन्स होते हैं, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो दोज हाइड्रोकार्बन्स विच मस्ट हैव एट लीस्ट वन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्कीन्स और एसिटिलीन। इसका मतलब यहाँ पे देखिए कि मतलब अगर कार्बन्स में ट्रिपल बॉन्डेड हो तो उसे हम एल्काइन कहते हैं। सो द जनरल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड CnH2n-2। सो जो एल्काइन होते हैं उसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है, जिसे मैंने रखा कि n = 2, तो C2H2 × 2 -2, सो C2H4 - 2 C2H2, सो एथाइन हो गया। मोलिकुलर फार्मूला से C2H2 होता है, ठीक है। ओके गाइस। सो स्टूडेंट्स, जो
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको 7 मार्क्स दिला सकता है, ठीक है, जो कि केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यही वाला। तो स्ट्रक्चर ऑफ सोप एंड क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो आपको ये बिल्कुल ही तैयार कर लेना है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, सोप इज़ एन आयोनिक कंपाउंड, RCONA, और जो नहाने वाला साबुन होता है उसमें के जुड़ा होता है, मतलब RCOO ठीक है, तो पोटेशियम उसमें लगा होता है। हेयर जहाँ पर R है वो उसे अल्किल ग्रुप कहते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है, जो बहुत ही लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स को कंटेन किया होता है। ओके, इट इज़ कॉल्ड टेल ऑफ सोप, जिसको हम, ये देखिए आपको, ये टेल है, ओके, और यहाँ पर ये हेड है, जिसको हम टेल कहते हैं, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन या फिर ऑयल सोल्यूबल, ठीक है। ये जो है ये ऑयल में सोल्यूबल हो जाता है और ये वाटर में सोल्यूबल, मतलब ये है, इसमें ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। तो स्टूडेंट्स आपको ये पढ़ ही लेना है ज़रूर, बिकॉज यहाँ पे आप देखिए कि ये जो ये टेल होता है हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलिंग होता है। सो जो हाइड्रोफोबिक होता है वो वाटर को रिपेल करता है, मतलब उसको दूर करता है वाटर को, और जो हाइड्रोफिलिक होता है ना, तो वो वाटर को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स को। और unsoluble water and the ionic parts CO minus of hydrophilic water loving, okay, and called head of soap. So the ionic part CO minus is water but insoluble in oil and grease. ये ऑयल और ग्रीस में सोल्यूबल नहीं होता है, ठीक है, उसमें मिक्स नहीं होता है। मतलब क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द एक्शन ऑफ सोप टू क्लीन द डर्टी क्लोथ्स, इसमें देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमें एक्शन ऑफ सोप के समझने से पहले हमें एक जो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है उसका हम जान लेते हैं। वी शुड नो अबाउट द मिसेल। तो मिसेल क्या होता है? सोप्स form colloidal soluble and micelle in water. A spherical aggregate of soap molecule in aqueous solution of soap is called micelle. So a soap solution appears cloudy. It is because the soap molecules are large enough to scatter light. The aggregate form is known as ionic micelle. Dust particles are held on clothes by oil or grease, but do not wet oil, grease and dirt. Therefore dirt, oil, grease etc cannot be removed by washing with water only. Addition of soap makes oil to mix with water. तो इसमें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? डस्ट पार्टिकल्स आर हेल्ड टू ऑन क्लोथ्स बाय ऑयल और ग्रीस। जो पार्टिकल्स डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो ऑयल या ग्रीस के लगने के कारण उसी में चिपक जाते हैं। तो वाटर जो होता है वो केवल उसको ऑयल को गीला तो कर नहीं सकता है जो ग्रीस और डर्ट को हटा सके। सो जो डर्ट और ग्रीस होता है कैन नॉट बी रिमूव बाई वॉशिंग विद वाटर ओनली, वो केवल पानी से धोकर ही मिटाया नहीं जा सकता है। सो उसमें सोप को हम मिक्स करते हैं जो कि उसको ईजिली हटा सकता है। और अब सो स्टूडेंट व्हेन सोप इज डिजोल्व इन वाटर, जैसे ही वाटर में सोप को मिलाया जाता है, इट फॉर्म द मिसेल, उसमें मिसेल प्रोड्यूस हो जाती है टू रिमूव डर्ट, जो कि डर्ट को एकदम रिमूव कर देता है, हटा देता है। ऑयल एंड ग्रीस फॉर्म द डर्टी क्लोथ्स, जो ऑयल और ग्रीस होती है वो डर्टी मतलब क्लोथ्स को बहुत ही गंदा कर देती हैं। एंड द डर्ट क्लोथ इज डिप्ड इन वाटर कंटेनिंग सोप, जैसे ही हम क्लोथ्स को वाटर के अंदर डिप करते हैं जिसमें साबुन अच्छे से मिला होता है, मतलब उसमें साबुन भी होता है साथ में। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट्स ऑफ सोप कॉल्ड टेल, जिसमें ये मैंने बताया था ना जो टेल है ना, सो वो क्या देखिए, द हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ सोप कॉल्ड टेल इज हाइड्रोफिलिक एंड इनसोल्यूबल in grease and oil, whereas the ionic part of soap called
head in soluble in water micelle is formed by is forming by cluster of soap molecules in which the hydrophobic tails end in the interior of the cluster, whereas the ionic end are the surface of the cluster. The oil and grease present on the dirty clothes get entrapped in the center of the micelle. The micelle remains in solution as a colloid because of the ion repulsion. ठीक है. The micelle does not come together to form a precipitate. Thus the function of soap is to mix oil and grease with water. Then the micelle containing oil is washed away by agitating and reusing the clothes with water. Clothes become clean. Okay. सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको 11 नंबर प्लस दिला सकते हैं, बिकॉज ये आपके पक्का है कि बोर्ड एग्ज़ाम में आते ही हैं और ये भी आएगा इस बार. तो स्टूडेंट्स, आप इन सब क्वेश्चंस को तैयारी ज़रूर कर लो.